Hi everyone, welcome to the channel. First of all, thank you for being here. इस चैनल को स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि क्लास 9 एकदम से क्लास 8 के बाद बहुत टफ लगती है। सो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको 30 मिनट्स या उससे भी कम टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर की जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हो सकते हैं इन एज मच पॉसिबल इजी लैंग्वेज में क्लियर कर दूँ। जितना भी उसका एनसीईआरटी का पोर्शन है आई ट्राई कि मैं उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊं ताकि आप उसको सिंप्लीफाइड मैनर में समझ पाएं। प्लस उसके साथ साथ पहले जो भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं, टॉपिक्स हैं या डिस्कशन के पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में विल टेक अप सम क्वेश्चंस। आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू 2 बुक्स। फर्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आपके स्कूल में लगती है, सेकेंड विल बी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपके स्कूल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी 2 ही बेस बुक्स होती हैं, दिस 2 आर द मेन बुक्स। बी.एल. अग्रवाल, आर डी शर्मा, उन सब में रेफरेंसेज हैं इन्हीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। तो अगर आप ये 2 बुक्स प्रिपेयर करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पर्पस सर्कल्स है। क्लास 9 की सबसे डिफिकल्ट यूनिट्स में से एक, सबसे टफ यूनिट काउंट होती है। तो सर्कल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, कि जो जो वर्ड्स हम आगे देखने वाले हैं उनका क्या मतलब होगा, ताकि आप उसके बेसिस पे थ्योरम्स और क्वेश्चंस को इजीली समझ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ कंप्लीट सर्कल विद हैविंग O एज अ सेंटर। अब इसके अंदर बताइए ये क्या होती है, कोड होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल पर होता है, एंडिंग पॉइंट भी कहां पर होता है, सर्कल पे होता है। व्हिच मींस कोड इज अ लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड्स इस पर आएंगे, सर्कल पे आएंगे। बट समहाउ अगर वो कुछ इस तरीके से बन जाए, जैसे एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, बी पे टच कर रहा है, सी पे यहाँ टच कर रहा है और डी पे यहाँ पे वाइंड अप हो रही है, बट सर्कल को बी पे टच करती है और सी पे टच करती है। इन दिस पार्ट हमारे लिए कोड सिर्फ कहां से स्टार्ट होती है बेटा, बी से, और कहां पे वाइंड अप हो जाती है, सी पर। इट वोंट बी एनी मोर फ्रॉम ए टू डी। देन याद रखना, नाउ अ डायमीटर कैन बी टर्म्ड एज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, क्योंकि वो सबसे बड़ी कोड बनती है हमारे लिए जो सर्कल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। बट ये तो कोड का मतलब हुआ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? आर्क का मतलब होता है बेटा ए से लेकर जो कि नीचे सर्कल की बाउंड्री है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज आर्क। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट जो सर्कल से शुरू होगा उसी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जहां पे जाके खत्म हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सर्कल बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। दो टर्म्स। थर्ड टर्म आती है बेटा सबटेंड। सबटेंड का मतलब क्या होता है, टू मेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी एक कोड है जो सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड करती है। तो अगर आपको कहा जाए द एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी, तो उसका क्या मतलब होगा, ए से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, बी से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, जो ये एंगल बनेगा इस एंगल की बात क्या होती है, सबटेंडेड बाय कोड ए बी। डन, याद रखना। सेम इज फॉर आर्क। अगर आपको कहा जाए कि एक आर्क है ए से बी तक जो एंगल सबटेंड कर रही है, तो जहां से आर्क स्टार्ट हुई वहां से स्ट्रेट लाइन, जहां पे आर्क खत्म हो रही है वहां से एक स्ट्रेट लाइन, सेंटर पे जाके जहां पर भी टच करती है वो पूरा का पूरा एंगल क्या कहलाता है, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क या दिस कोड। तो सबटेंडेड का मतलब याद रखिएगा बेटा, बनाना। बेसिकली वो कोड या वो आर्क सेंटर पे कितने लाइन पर टच करके एक एंगल फ्रेम कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एंगल सबटेंडेड बाय द कोड या एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। क्लियर? अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। दिस इज इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हिच मींस अगर एक सर्कल है उसके अंदर दो कोड्स हैं, सपोज करते हैं ये आपकी दो कोड्स हैं, अगर ये दोनों कोड्स इक्वल है, मतलब ए बी एंड से सी डी, तो आपको गिवन क्या मिलेगा इसके अंदर कि आपकी दो कोड्स इक्वल है ए बी और सी डी, तो सबटेंड करती है इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब ये जो एंगल बना रही है वो ये बना रही है, इसलिए ये ओ सेंटर है, इसे एंगल 1 मानते हैं, और ये जो एंगल बना रही है वो ये बना रही है, लेट दिस बी एंगल 2। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कि ये जो दोनों कोड्स हैं उस एंगल सेंटर पे जो बनाएंगे वो एंगल क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। वो कैसे प्रूव होगा बेटा, डायरेक्ट देखिए प्रूफ कैसे चलेगा बेटा, सिंपल। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देन AOB में और COD में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कर दूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या होंगे, इक्वल। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा। सबसे पहले हमें पता है AO इज इक्वल्स टू CO, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, A से O तक, C से O तक, O सेंटर है, A और C दोनों सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं, तो सेंटर से बाउंड्री तक क्या बनता है, रेडियस बनता है, तो AO विल बी इक्वल टू CO। सिमिलरली BO और DO भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। तो ये मेरा सेकंड पार्ट बना, BO इज इक्वल टू DO, क्योंकि ये भी क्या बना बेटा, रेडियस।
थर्ड पार्ट ए बी और सी डी क्या है आपको गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हाउ? दे आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्या होता है, साइड 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 क्राइटेरिया। एक चीज ये याद रखना हमेशा होता है, जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया जाता है उसमें तीन एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राइंगल्स की बनाऊं, बट टिल देन आप अभी के लिए याद रखिएगा, जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हमें उसके तीन पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स, ऑल साइड्स, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइड एंड एंगल, व्हिच मींस आप ट्रिपल एस यूज कर सकते हैं, आरएचएस यूज कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड कर सकते हैं, और भी काफी सारे होते हैं जो हम ट्रायंगल्स में कवर करेंगे। अभी के लिए बेटा ये याद रखना है। सो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ ये, अब जैसे ये इक्वल हो गया हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD, हेंस प्रूव्ड एज इमेज। तो ये तो इसका प्रूफ था, बट जरूरी नहीं है हर थ्योरम का प्रूफ हो और वो पेपर में भी आए, बट क्योंकि ये थ्योरम्स इजी हैं, जनरल है, तो ये 2 मार्क में ज्यादातर पूछते हैं, बी केयरफुल। नेक्स्ट थ्योरम इसका रिवर्स है, एक बार इसको क्लैरिफाई वापस से करते हैं इजी लैंग्वेज में। ए से बी तक, सी से डी तक दो कोड्स थे, आपको गिवन है कि वो दोनों कोड्स इक्वल है, तो प्रूव करो कि वो जो एंगल बनाएंगी सेंटर पर, बनाने का मतलब समझ आया था ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी एंगल बनेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी एंगल बनेगा वो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, दिस इज टू बी प्रूव्ड। हमने वो प्रूव किया। नेक्स्ट थ्योरम बेटा इसकी रिवर्स है, वो क्या कहती है, अगर एक सर्कल के अंदर सेंटर ये है और से दो कोड्स सेम एंगल बनाती है, आपको इस बारी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या प्रूव करना है कि वो दोनों कोड्स आपस में इक्वल है, तो से ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। स्टेटमेंट पढ़ें, देखो इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स, दो कोड्स जो एंगल सबटेंड कर रही हैं वो दोनों सेंटर पे आने के बाद इक्वल है, तो प्रूव the chords are also equal। तो ये क्या बना, if angles subtended by two chords at the center of the circle are equal, then prove that the chords are also equal। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है, अब chords equal करने हैं, तो कैसे करेंगे, सेम पैटर्न यूज करेंगे। प्रूफ, how will it start, in triangle AOB and triangle COD, AO is equals to CO, BO is equals to DO, एंगल 1 is equals to एंगल 2, ये दोनों क्या है बेटा, रेडियस, और ये क्या आपको गिवन है, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यूजिंग SAS क्राइटेरिया। अब ये SAS क्यों लगा, देखो साइड एंगल साइड है ना, तो हम क्या कहेंगे, दो साइड्स के बीच में एंगल है तो SAS। वैसे तो रूल ये कहते हैं कि जब आप इसको लिखते हो तब भी ऐसे लिखो, साइड ये हो गई, फिर एंगल वाला लिखो, फिर साइड वाला लिखो, बट अभी इजी करने के लिए हम इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं। नहीं तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि जब भी आपको कोई भी थ्योरम लगानी है तो उसको उसी सीक्वेंस में लिखो, पहले साइड का लिखो, फिर एंगल वाला लिखो, फिर साइड वाला लिखो, ठीक है, याद रहेगा। सो दीस वर टू थ्योरम्स, हमेशा याद रखना, अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी कोड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, पता है। सो दीस वर फर्स्ट टू थ्योरम्स, मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, दो थ्योरम्स की तरफ। दीस थ्योरम्स आर, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है बेटा, याद रखना, 2 मार्क के लिए तो है इंपॉर्टेंट, बट ये इंडिविजुअल क्वेश्चन में बहुत यूज होंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ये क्या कहते हैं, अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से कोड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर क्या होता है, वो लाइन जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर आप सेंटर से एक कोड की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट क्या होता है, बाई का मतलब टू, सेक्ट का मतलब सेक्टर, तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। ये कैसे प्रूव होगा, सिंपल, हम इसको मानते हैं कि वी हैव अ कोड AB, इसके सेंटर पॉइंट को D मानते हैं, तो हमने क्या कहा बेटा, गिवन है आपको सबसे पहले कि OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, कि AD इज इक्वल्स टू BD, ये तो प्रूव करना ना कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर बनेगा वो पूरी कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हम कैसे करते हैं, हमने इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इसको इधर ज्वाइन कर दिया, ताकि क्या बन जाए, ट्रायंगल। तो कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूफ, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स उठाएंगे, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB। अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले OD दोनों में क्या है, कॉमन है, देन नेक्स्ट ODA और ODB, दोनों एंगल्स कितने के होंगे बेटा, ODA ODB ईच 90, क्यों ईच 90, ये तो हमें गिवन है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। लास्ट आप बताओ क्या होगा,
सोचो ध्यान से, OA और OB दोनों क्या चीज है यहाँ पे हमारे लिए, रेडियसेस है। ये क्या बन गया बेटा, OA और OB हमारे लिए क्या बेटा, ईच रेडियस। डन। तो अब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ODA एंड ODB। किससे, सोचो, एक साइड, एक 90 डिग्री और एक उसके सामने वाली साइड, जो क्या बनी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो जब भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड और एक कोई भी साइड, या तो ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, इस पार्ट के साइमल्टेनियस में क्या लिखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, RHS से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हेंस AD और BD इक्वल होंगी बाय CPCD। है ना, इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है बेटा, अगर आप एक लाइन बनाओ सेंटर से कोड की तरफ जो उसको बाइसेक्ट कर दे, तो ये प्रूव्ड है कि वो दोनों क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर्स होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं सेंटर से कोड की तरफ एक लाइन बनाऊं जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर दे, ये और ये इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे क्या बेटा, इसका रिवर्स है। हर थ्योरम पेयर में चलती है, इसी पैटर्न पे हमेशा याद रखना। तो इसने क्या कहा, इस वाले के अंदर कहा था परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, इसमें क्या है, बाइसेक्ट कर दिया तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उल्टा। तो हम यहाँ पे रिवर्स लेके चलेंगे बेटा। क्या गिवन है इस वाले हमें, कि आपकी कोड्स इक्वल बाइसेक्ट हो गई है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। प्रूफ पे चलेंगे। तो प्रूफ कैसे लिखते हैं बेटा, सिंपल है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB, अब समझो ध्यान से, किसी लाइन को दूसरी पे परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब होता है कि वहां पे जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों एंगल्स 90 के बता दो, तभी वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको अभी के एंगल 1 ले लिया और इसको क्या ले लिया, एंगल 2। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों क्या मतलब रेडियन, OD दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये तो हमने अभी पिछले वाले थ्योरम में किया है। एंड लास्टली AD और BD आपस में क्या गिवन है हमें, इक्वल। ये तो गिवन नहीं है, तो OA OD और DA, OB OD और DB के इक्वल हुए, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी थ्योरम से हुए बेटा यूज, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। फर्स्ट थ्योरम में यूज किया था, याद रखो, क्योंकि तीनों क्या है, साइड्स है, एंगल है ही नहीं। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल हो गए तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे आपस में, इक्वल बाय CPCD। ये CPCD क्या होता है, तो ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे वैसे, बट समझ लो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग किसे बोलते हैं, जो आमने सामने वाले हिस्से हैं वो सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल। सारे एंगल्स सभी एंगल्स के और सारी साइड्स अपनी अपनी साइड्स के इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180। क्यों होगा बेटा, लीनियर पेयर से। ये हमने 8th में भी पढ़ा था, अदरवाइज आपने इस साल भी पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्योंकि एक सेम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहीं में मैं पुट कर दूं एंगल 2 की जगह पे एंगल 1, तो गलत थोड़ी होगा। तो ये क्या बन गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 180, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90। क्योंकि यही एंगल 2 के इक्वल था तो हमने क्या कर दिया, तो हमने क्या यूज किया, पहले हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया, फिर दोनों का सम कितना होता है, 180 बिकॉज़ ऑफ लीनियर पेयर, तो दोनों कितने कितने के हो गए, 90 each। हिंस दिस वाज द थ्योरम। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हम तीन थ्योरम्स पिक करते हैं बेटा। फिफ्थ और सिक्स्थ थोड़ी इंपॉर्टेंट कम है, इसलिए इनके प्रूफ्स भी नहीं है, हम सिर्फ इनको कंसेप्चुअली समझते हैं। सेवन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, वो पेपर में डायरेक्टली आती है। तो फर्स्ट टू थ्योरम्स क्या कहते हैं, इफ टू कोड्स आर इक्वल, तो वो डिस्टेंस भी क्या मेंटेन करेंगे, सेंटर से इक्वल। व्हिच मींस अगर इस सर्कल में O से इस कोड का डिस्टेंस E तक, O से इस कोड तक का डिस्टेंस D तक इक्वल होगा, कब, अगर ये दोनों कोड्स भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या होता है बेटा, गिवन हमको सिर्फ इतना है कि दोनों कोड्स आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू CF, ये कोड और ये कोड आपस में क्या है, इक्वल। तो ये प्रूफ्ड है। प्रूफ्ड का मतलब क्या है, ये हमको पता है कि OD एंड OE विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो जो ये दोनों कोड्स सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बना रही है, ये डिस्टेंसेस भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देन इन केस आपकी स्कूल में इसका भी प्रूफ करवा रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो आएगा, यू मे कमेंट डाउन इन बिलो, मैं इसका भी प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी प्रैक्टिस वीडियो होगी उसमें करा दूंगा। ठीक है, फॉर द टाइम से इतना करते हैं। इसमें इसका रिवर्सल है। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि डिस्टेंसेस इक्वल है,
ओडी और ओई इक्वल है, ओ से डी तक और ओ से ई तक। तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है, इसका रिवर्स, कि दोनों कोड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बस। तो अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तो कोड्स इक्वल, अगर कोड्स इक्वल है तो डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम से। अब आते हैं नेक्स्ट, ये मेरी फेवरेट थ्योरम है एंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज है बुक की, उसमें इसी थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इट सेज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखते हैं बेटा डबल एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, डबल एंगल थ्योरम। अब ये क्या होता है, तो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक बार इसको रख करते हैं। इसको हम तीन डायग्राम से समझ सकते हैं बेटा। मैं आपको अभी के लिए एक ही डायग्राम से समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सो से फॉर एग्जांपल आपके पास एक आर्क है, मैंने आपको समझाया था आर्क क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। ये सेंटर है O। तो क्वेश्चन कहता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया, सबटेंड का मतलब बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, बनाना। कहां पर, सेंटर पे। तो कैसे बनाएगी, एक और एक ये लाइन। तो ये जो एंगल 1 बन रहा है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर यही आर्क सर्कल के किसी और पार्ट पर एंगल बनाएंगी तो ये एंगल उस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे आपको टू प्रूफ क्या करना है, एज सच इसमें गिवन तो कुछ भी नहीं है, तो एंगल 1 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ये एंगल 1 इस एंगल 2 का क्या है, 2 टाइम्स। ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, जल्दी से समझो। तो मैं इसको क्या करता हूं बेटा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास करा देता हूं ऐसे। सपोज करते हैं x तक जा रही है, ठीक है, ये O है, इसको C मान लेते हैं अभी तक। दिस इज x, कैपिटल रखते हैं इसको, चलो ऐसे मानते हैं। देन अब मैंने क्या किया बेटा, एक काम करते हैं, इसको भी दो पार्ट्स कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2, इसको भी दो पार्ट्स कर लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 के दो हिस्से बन गए, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 2 टाइम्स क्या बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने नेम्स बदल दिए। तो मैं रिपीट कर देता हूं जो स्टेटमेंट थी, कि ये जो आर्क है A से B तक, वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऊपर बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। देन तो 3 + 4 विल बी डबल ऑफ 1 + 2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे भी एंगल की जरूरत पड़ेगी। लेट दिस बी एंगल 5 और इसको क्या मानते हैं, एंगल 6। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा प्लीज ध्यान से समझ जाए, इंटरेस्टिंग थ्योरम है, सिंपल भी है। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के इक्वल है। क्यों, देखो अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो OC इज इक्वल टू OA है ना। O से C तक जो लाइन बन रही है और O से A तक जो लाइन बन रही है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है, रेडियस है। क्या होती है बेटा, रेडियस। अगर रेडियस है और ये साइड इक्वल है तो ये ट्रायंगल की थ्योरम होती है। अगर आपको याद हो कि अगर ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। सेम लॉजिक लगाया हमने। अगर OC और OA इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 5 भी क्या होगा, इक्वल। रीजन लिख लेते हैं साइड में, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल के साथ इक्वल। सो सिमिलरली बेटा इधर वाली साइड पे एंगल 2 और एंगल 6 क्या आपस में इक्वल। सब कुछ सेम लॉजिक, बस साइड्स कौन से हो जाएंगे, OC और OB। सब कुछ सेम रीजन है, समझ आया। लास्ट एंगल 1 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, अगली। पर जब आप पहली बार कर लोगे तो दूसरी बार तो आपको पता लग जाएगा ना, जायज है। अब ये मत सोचो कि ऐसे और क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, नहीं। इसकी एक ही थ्योरम है और आपको यही चीज पहली बार में याद करनी है, दूसरी बार में आपको खुद पता होना चाहिए ये क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती थी अगर एक ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम तीसरे एंगल के बाहर वाले सम के बराबर होता है। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 3 हो, तो एंगल 1 + एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया। क्या यूज किया बेटा, एंगल 1 और एंगल 5 का सम तीसरे एंगल के बाहर बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, सेम इधर होगा। तो एंगल 2 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। अब बेटा 1 और 5 का सम 3 के बराबर है, बट 1 और 5 आपस में क्या है, इक्वल। इसको क्या लिखें, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसे ही 2 और 6 आपस में इक्वल है, उनका सम 4 के बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। 1 में 2 को ऐड किया तो क्या बन गया
2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हेंस दिस इज टर्म्ड एज डबल एंगल थ्योरम, जिसमें सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी और पोर्शन पे बनने वाले एंगल की क्या होता है, डबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। दीज आर लास्ट 3 थ्योरम्स जो हमारे सर्कल्स के अंदर वाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज थ्योरम नंबर 8, इट सेज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले सेगमेंट समझते हैं, सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है बेटा, इफ दिस इज अ सर्कल, ये कोड है, तो कोड सर्कल को दो सेगमेंट्स में बांट दिए। एक सेगमेंट तो ये हुआ, सेगमेंट का मतलब हिस्सा। सेक्टर में और सेगमेंट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि सेक्टर दो रेडियस के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल से ये सर्कल है, इसके अंदर ये सेंटर है, ये आपके दो रेडियस है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जैसे एक केक के अंदर पाई होता है, मतलब एक स्लाइस, या फिर एक पिज्जा के अंदर एक बाइट हो सकती है, तब उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। बट अगर कोड सर्कल को दो पार्ट्स में बांट रही है तो ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं बेटा, सेगमेंट। दिस इज सेगमेंट 1, और ये जो ऊपर बन रहा है इसे क्या कहेंगे, सेगमेंट 2। सिमिलरली दिस इज सेक्टर 1, दिस इज सेक्टर 2। पर दोनों सेक्टर्स का एरिया क्या है, कम और ज्यादा, तो जो कम एरिया होता है उसको माइनर बोल देते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। जिसमें ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर या फिर मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इसी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। इट सेज एक ही सर्कल है देन जिसका सेंटर ओ ये गिवन है। नाउ दिस इज अ कोड जो ए से बी तक चलती है। इसने कहा ये जो एंगल बनाती है सेम सेगमेंट में, वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है। रिपीट करते हैं एंगल्स, देखो क्या कहते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो ये कोड है, इस कोड के सेम तरफ पे अगर ये कोड एक एंगल ये बना रही है और एक एंगल ये बना रही है, या फिर और भी कितने भी बना सकती है। से फॉर एग्जांपल ये वाला भी बना रही है, या फिर इधर भी बना रही है, या इधर भी बना रही है। ये सभी एंगल जितने भी बन रहे हैं सर्कल के अंदर, ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वो क्यों होंगे, तो उसका प्रूफ बेसिक है, सिंपल है। देखो इससे जस्ट पहले वाले थ्योरम में हमने समझा था, इसी से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 7 में, उसमें क्या समझा था, डबल एंगल थ्योरम में। ये आर्क यहाँ से यहाँ तक है, इस पे कोण भी बन सकती है। ये जो यहाँ पे एंगल बनाएगी, वो एंगल इस एंगल का क्या होता है, हाफ होता है ना। तो से फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा बेटा, 30 डिग्री का। सिमिलरली अगर ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 का। क्यों, रूल तो सेम है कि ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है, वो एंगल डबल होता है किस एंगल की, उस एंगल की जो कहीं और बनता है। तो इसका मतलब ये भी 30 और ये भी 30 है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। इसी तरीके से अगर ये एंगल इधर बन रहा है, ये वाला, तो ये भी कितना होगा बेटा, 30। और अगर ये एंगल इधर बन रहा है इसे कट करते हुए भी, तब भी ये कितने का होगा, 30 का। रीजन सिर्फ इतना है कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर बनने चाहिए, तो चाहे बेशक से यहाँ पे भी बन जाएगा ना, ऐसे भी, तब भी कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। क्या बनेगा, तो यहाँ पे रूल क्या बना, डबल एंगल थ्योरम को यूज करते हुए हम ये कहते हैं कि इस लाइन सेगमेंट के जो कोड के नाम से जानी जाएगी यहाँ पर, उसकी एक तरफ बनने वाले सारे एंगल्स सर्कल की बाउंड्री पे आपस में क्या होते हैं, इक्वल। किस थ्योरम से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से करके दिखाऊंगा, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है बेटा, इसकी कोई थ्योरम नहीं है, ये ऊपर यूज हुई दोनों थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 8 और थ्योरम नंबर 7 के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये चीज पॉसिबल है। क्या, देखो डायग्राम से समझते हैं। एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन अगर है तो उस पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, सोचो तो बताओ। अगर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है जैसे ये, इस पे मेरे को ये O पॉइंट पे एंगल चेक करना है, यहाँ पे कितने का बन रहा है, तो इट इज ऑलवेज 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना बनाती है, 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ये सर्कल बनाता हूँ, इस सर्कल को कंप्लीट ही कर लेते हैं, देखिए चलो है। अगर ये एक सर्कल बन रहा है जिसके अंदर O सेंटर है, A से लेकर B तक हमारी लाइन जा रही है। जब सेंटर से एक कोड पास करती है और सामने जाके टच करती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, AB इज अ डायमीटर। और जब भी डायमीटर की बात होती है, वो पूरे सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में बांट देता है ना। दिस इज सेमी सर्कल 1, दिस इज सेमी सर्कल 2। अब क्वेश्चन क्या है कि एक कोड है ए से लेकर बी तक, जो सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है, 180 का। तो बाकी बचे हुए सर्कल के हिस्से पर वो कितने का एंगल बनाएगी, कितने का बनाएगी बताओ,
जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी उसी का हाफ बनाएगी। डबल एंगल थ्योरम, थ्योरम नंबर 7 याद रखना। क्या ए से लेकर बी तक की जो आर्क है वो सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है 180 का, तो वो जो ऊपर बनाएगी वो क्या बनाएगी इसका हाफ बनाएगी। तो अगर बेटा यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे कितना होगा 90, यहाँ पे भी कितना होगा 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। तो हमने क्या कहा एंगल सी ना सेमी सर्कल, ये नीचे का सर्कल हटा भी दें अगर हम तो ये कैसा दिख रहा है सेमी सर्कल। तो जब भी सेमी सर्कल की बात की जाएगी उसके अंदर इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे खत्म होने वाले सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होगी, ठीक है याद रखना। तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हिडन तरीके से यूज होती है, तो ये याद रखना ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है जब भी सेमी सर्कल बनेगा उसके अंदर बनने वाला कोई भी एंगल होगा तो कितनी डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। ट्रांसफर थ्योरम से आते हैं। अगर एक साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल की बात करें ये क्या होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड का मतलब 4, लेटरल का मतलब साइड्स, तो 4 साइड्स की फिगर किसी भी तरीके से बन सकती है लेकिन चारों वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स किस पे आने चाहिए सर्कल पे आने चाहिए। उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं साइक्लिक बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका प्रूफ अभी नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ नहीं है आपकी बुक में, इन केस कराया जा रहा है आपके स्कूल में अनएक्सपेक्टेड है पेपर में तो यू में कमिंग डाउन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। अभी के वीडियो को बड़ा नहीं करते, इसे कंसेप्चुअली समझते हैं। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा बेटा 180 याद रखना। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे अगर ये एंगल 3 है, सॉरी ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। ऐसा अब ये तो था थ्योरम नंबर 9 का रूल। अब थ्योरम नंबर 10 क्या कहती है रिवर्स कहती है। इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ हो जाता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 आ जाता है, और ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी 180 आप लिख लो। क्यों लिख सकते हैं बेटा, एक पेयर इक्वल है तो दूसरा तो आना ही है। क्यों, क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। अगर एक पेयर का 180 हो गया तो बाकी दोनों पेयर्स का कितना होगा 180 होगा। तो अगर आपका एक भी पेयर अपोजिट सम 180 दे देता है तो हम ये कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल क्या है साइक्लिक। एंड याद रखो तो जरूरी नहीं है सर्कल बना के दिखाएंगे, बट अगर ये प्रूफ हो जाता है अपोजिट एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का 180 बन रहा है तो वो वहीं की वहीं क्या हो जाता है साइक्लिक हो जाता है। समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी स्क्वायर्स है, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं और जितने भी आपके नहीं सिर्फ ये दो, सिर्फ ये दो, जितने भी स्क्वायर्स और जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब क्या होते हैं साइक्लिक होते हैं। डन। क्या सारे पैरेललोग्राम साइक्लिक होते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते हैं बट उन दोनों का सम 180 हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना है ना। इसलिए सारे स्क्वायर्स के सारे रेक्टेंगल्स को आप साइक्लिक बोल सकते हो। होपफुली क्लियर है सारा। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज का एंड लास्ट एक्सरसाइज का, जिसके बेसिस पर आप समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, we can do question number 3. This is question number 3 from your NCERT exercise number 9.3. ठीक है, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से है। आपको एक सर्कल गिवन है, ये मेरी तरफ से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको ध्यान से समझना का। ये सेंटर है यहाँ पर O, एक ये कोड है P से लेकर R तक की, जो यहाँ पे एक एंगल बनाती है Q पर, कितनी डिग्री का बेटा 100 डिग्री का। ये इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपको ये कहता है फाइंड एंगल OPR। आपको OPR की वैल्यू निकालनी है इस एंगल की, इसे x मान लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो ध्यान से देखते जाना बेटा, एक एक करके सॉल्व करेंगे। बाकी की क्वेश्चंस करेंगे बट विल डू इट इन नेक्स्ट पार्ट। आप पहले इस वीडियो को एक बारी, दो बारी, तीन बारी, जितनी बारी देखना चाहो देखो। इससे अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जब सारी थ्योरम्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी, तो एक्सरसाइज करने में आपको मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। विल डू जस्ट वन एक्सरसाइज एंड वन वीडियो, जिसके अंदर जितने मेरे से हो पाएंगे मैं आपको अपने क्वेश्चंस करके दूंगा। उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो यू मे कमेंट डाउन, मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस पर आते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो एक चीज ये समझते हैं, हमको एक्स एंगल निकालना है ना, जो किस ट्रायंगल में पड़ रहा है, ओ पी और आर में पड़ रहा है, ओ पी आर में। व्हिच मींस अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, क्या ये वाला एंगल मिल जाए, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे,
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस एंगल को एंगल 1 मानना, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। क्यों? क्योंकि OP और OR इक्वल है रेडियस की वजह से। याद है हमने एक थ्योरम में पढ़ा था क्या, OP और OR दोनों क्या है, रेडियस। जब एक ट्रायंगल में जो ये बन रहे हैं, देखो जैसे सपोज ये ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब यहाँ पे भी ये चीज हो रही है, फिगर थोड़ी उल्टी बन रही है बस। ये कुछ इस तरीके से है, ये O है, ये P और ये क्या है, R है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, व्हिच मींस एंगल 1 एंगल x से इक्वल है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया। इसका मतलब मुझे सिर्फ इस एंगल की वैल्यू चाहिए ताकि मैं इन दोनों की वैल्यू अपने आप ही एंगल्स और प्रॉपर्टीज निकाल लूं, है ना। अब वो कैसे करेंगे बेटा, रूल समझ लो ध्यान से। हमने क्या पढ़ा था, P से लेकर R तक, P से लेकर R तक एक आर्क है, बड़ी आर्क है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है, यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो डबल होता है उस एंगल का जो ये आर्क ऊपर जाके बनाती है ना। तो ऊपर जाके कितना बना रही है, 100, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 200। हमने कैसे लिखा, एंगल POR, कौन सा एंगल है ये, ऑब्ट्यूज एंगल लिख लिया तो इसके आगे, ऑब्ट्यूज एंगल POR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR ब्रैकेट डबल एंगल थीटा। ये ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज का मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल POR लिख रहा हूँ तो POR तो ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी है, दोनों है ना। वैसे तो दोनों ही एक्यूट है, क्यों है, ये 200 है तो रिफ्लेक्सिव कितना बचेगा, 160 बचेगा। बट मैं अभी के लिए ऑब्ट्यूज लिख सकता हूँ, या फिर आप एक काम करो, इसे यहाँ पे एंगल 2 लिख लो, तो उससे आप इसको रेफर कर पाओगे कि एंगल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको एंगल 3 लिख लो फॉर द टाइम, ताकि आप उसको रेफर कर सको। बट पेपर में हमेशा पहले फिगर बनाना, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। हमें ये 100 गिवन था, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, इस वाली। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इस x को इस एंगल 1 के इक्वल किया इन ट्रायंगल POR, जो ये नीचे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, कैसे, OP और OR के आपस में रेडियस। तो जब दो अपोजिट साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल x और एंगल 1 क्या होगा आपस में इक्वल। यहाँ तक समझ आया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या किया, ये जो नीचे एंगल 2 बन रहा है उस एंगल 100 का क्या बनेगा, डबल बनेगा। क्यों बनेगा, यूजिंग डबल एंगल थ्योरम। कैसे बेटा, P से लेकर R तक की जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो डबल बनता है किस एंगल के, उस एंगल के जो यही आर्क कहीं और बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 200 का। हमने क्या लिखा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 100 डिग्री व्हिच मींस 200 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 200 डिग्री ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। इसका क्या मतलब होता है, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है डॉट के नाम जो ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है। सर्कल का एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो एंगल 2 का 200, तो एंगल 3 कितना आ गया बेटा, 160 डिग्री। ठीक, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे करते हैं से, यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल POR एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल x और एंगल 1 इक्वल है तो इसको क्या लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एंगल 3 कितना आया था, 160 डिग्री। इसको 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल x की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 160 उधर जाके माइनस हुआ तो 20 डिग्री। एंगल x कितना हो गया, 20 डिग्री बाय 2 कैंसिल किया तो 10 डिग्री। तो देयरफॉर आप पूरा लिखेंगे OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। बस इजी। तो हम इसके डायरेक्टली बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक कुछ समझ आया है। अगर आपको समझ आया है तो अपनी अटेंडेंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मुझे एक्चुअली पता लगे कि एक्चुअली आपको समझ भी आया नहीं आया है। डू लाइक द वीडियो, और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब इट। हम आगे और भी टिपिकल चैप्टर्स उठाएंगे, लाइक ट्रायंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड मेनी अदर चैप्टर्स जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट तो डू सब्सक्राइब इट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, कि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ यूजफुल है। दिस इज अवेलेबल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जितनी बार इसको देख सकते हो उतनी बार कीजिए। अभी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 10th के लिए आपके लिए और आसान रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सर्कल्स के टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे।
फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो, जो मुझे लगेगा कि आपके लिए रेलिवेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ फालतू टाइम पास नहीं, कुछ फालतू बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि कम टाइम के अंदर सारा काम हो सके। ठीक है, सो टेक केयर एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।